प्यारे बच्चों, हम इसके पहले वाले भाग में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बताए थे। उसमें समझ में आपको नहीं आया था, तो इसलिए इसको फिर से ध्यान देंगे जो है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक समीकरण ले लेते हैं, जैसे Zn प्लस H2SO4 एरो ये बनेगा ZnSO4 प्लस H2। ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में जो है अणु और परमाणु और आयनों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसमें हम सबसे पहले लिख लेते हैं तत्व, दूसरा अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, फिर इधर तीसरा कॉलम बनाते हैं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। अब हम ध्यान देंगे कि अभिकारक तीर के पहले जो होगा वह अभिकारक होगा और तीर के बाद जो होगा वह उत्पाद होगा। तो इसमें कौन कौन से जो है तत्व रासायनिक इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो पहला है जिंक, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा सल्फर और चौथा ऑक्सीजन। 4 एलिमेंट हैं जो इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि अभिकारक में जिंक की संख्या कितनी है, 1, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, सल्फर की संख्या कितनी है, 1 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4। दूसरा जो है इसमें जिंक की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 2, सल्फर की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4। मतलब देखने से ये मालूम हो रहा है कि ये समीकरण क्या है, हमारा संतुलित समीकरण है, क्योंकि जितना अभिकारक है उतना ही क्या है, उत्पाद है। क्योंकि जिंक की संख्या 1 तो उत्पाद में भी जिंक की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक में 2 तो उत्पाद में भी जो है कितना है, 2, सल्फर की संख्या अभिकारक में 1 तो उत्पाद में भी कितना है, 1 और ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में जो है कितना है, 4 तो उत्पाद में भी कितना है, 4। तो मतलब अभिकारक और उत्पाद में जो है परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो ये समीकरण जो है वह क्या है, संतुलित समीकरण है। दूसरा, इसी तरह से हम एक और उदाहरण लेते हैं जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, उसको आप ध्यान से देखना बच्चों। दूसरा उदाहरण लेते हैं, सबसे पहले Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। ये हमारा समीकरण है। इस समीकरण को हमें जो है संतुलित करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें ध्यान देंगे कि कोई भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले हमें यह ध्यान देना होता है कि पहला इसका स्टेप ये होता है कि जितने भी जो है यौगिक होते हैं उनको एक कोष्टक में लिखते हैं। सबसे पहले जो है चरण, स्टेप फर्स्ट, कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद में जितने भी जो है यौगिक होते हैं उनको जो है एक कोष्टक में लिखते हैं और कोष्टक में लिखने के बाद उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले इनको हम क्या करते हैं, एक कोष्टक में लिख लेते हैं। सबसे पहले इनको हम क्या करते हैं, एक कोष्टक में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया कि इनको एक जो है कोष्टक में लिख लिए। फिर अब दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं, पहला तो इनको कोष्टक में लिख लेते हैं और दूसरा इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन जब दूसरा स्टेप है इसका संतुलित करने के लिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम सबसे पहले जो है संतुलित उस तत्व को करते हैं जिसकी संख्या सबसे अधिक होती है। तो संख्या सबसे अधिक होती है, चाहे वह अभिकारक में हो चाहे उत्पाद में हो, अभिकारक में चाहे हो चाहे उत्पाद हो में हो। तो इसमें जो है 3 एलिमेंट हैं, आयरन, हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है उत्पाद में? ऑक्सीजन की। सबसे ज़्यादा संख्या जो है उत्पाद में किसकी है? ऑक्सीजन को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को ही हम संतुलित करते हैं। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम असंतुलित समीकरण लिखते हैं। जैसे पहला तत्व हो गया, दूसरा अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, फिर उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। तो सबसे पहले हम किसको ले लेते हैं? पूरा एलिमेंट ले लेते हैं, Fe, H और O। इसमें 1 है और दूसरा जो है इसमें 2 है और इसमें जो है 1 है। अब इसमें चलते हैं तो इसमें Fe कितना है? 3 है, हाइड्रोजन कितना है? 2 है और ऑक्सीजन कितना है? 4 है। तो सबसे अधिक इसमें जो है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हमें ध्यान देते हैं कि सबसे पहले अधिक जो है परमाणु वाले तत्व को पहले लेते हैं, चाहे वह अभिकारक में हो चाहे उत्पाद में हो। तो सबसे अधिक जो है इसमें किसका परमाणु है? ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ऑक्सीजन को यदि हम संतुलित करना चाहेंगे तो क्या करेंगे कि बाईं तरफ जो है 4 अणु क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 4 जब जोड़ देंगे बाईं तरफ तो ये क्या होगा? उत्पाद के बराबर हो जाएगा। तो अब इसको हम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ऑक्सीजन परमाणु अभिकारक और उत्पाद। तो ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन है, तो इधर ऑक्सीजन कितना है? अभिकारक की तरफ 1 है। 1 किसके रूप में है? H2O के रूप में है। और ये इधर किधर ऑक्सीजन? Fe3O4 के रूप में है। ठीक है, Fe3O4 के रूप में। तो इसमें कितने हैं? 4 और इसमें कितना है? 1। तो हम क्या करेंगे? 1 × 4 ये मतलब 4 रहेगा और इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो ये समीकरण क्या बन जाएगा? तो ऑक्सीजन के लिए समीकरण बनेगा, पहला ऑक्सीजन के लिए समीकरण बन जाएगा ऑक्सीजन परमाणु के लिए आंशिक समीकरण बनेगा इसके लिए Fe प्लस H2O 4H2O Fe3O4 प्लस H2। ये इसके लिए ऑक्सीजन परमाणु के लिए है। ये दूसरा स्टेप है, मतलब सबसे पहले हम किसको संतुलित किए? ऑक्सीजन को। अब इसके बाद जो है दूसरा परमाणु आता है, इसमें 2 परमाणु और रह जाते हैं, आयरन और हाइड्रोजन। तो अब इसके बाद जो है हम किसको जो है संतुलित करते हैं? हाइड्रोजन को। इसके बाद जो है हम किसको संतुलित करते हैं? हाइड्रोजन को। पहले सबसे अधिक जो इसका परमाणु था उसको जो है ऑक्सीजन उसको संतुलित किए। अब जो है तीसरा स्टेप में जो है हम संतुलित करेंगे हाइड्रोजन परमाणु को। तो हाइड्रोजन परमाणु को कैसे संतुलित करेंगे? ध्यान देंगे कि इधर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जो है 2 है और इधर जो है कितना है? जो है 8 है। तो हम अभी दाईं तरफ 4 जो है और परमाणु जो है जोड़ देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएंगे? 8। तो तीसरा हम हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे हाइड्रोजन परमाणु। अब यहाँ अभिकारक में
अभिकारक में और इधर लिख लेंगे उत्पाद में। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को किए, दूसरी बात हम उसके बाद किसको किए, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, अभिकारक में कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पर है 4H2O और यहाँ पर कितना है H2। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गए 8 और ये हो गए 2। तो ये 8 हो गया और ये 2। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे। तो जब 4 का गुणा कर देंगे, बाई तरफ कर देंगे, तो अब जो है आपका ऑक्सीजन के लिए जो है हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए आंशिक समीकरण हो जाएगा। आंशिक समीकरण जो है आपका Fe प्लस 4H2O, ये हो जाएगा Fe3O4 प्लस 4H2। ये हो गया किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। इधर भी हाइड्रोजन 8 हो गया और इधर भी हाइड्रोजन 8 हो गया। तीसरा जो है हम करेंगे, अब इसमें जो है 3 एटम थे, पहला आयरन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा हम उसी को संतुलित करते हैं जिसकी संख्या सबसे अधिक हो, चाहे वो अभिकारक में हो चाहे उत्पाद में। तो हम जो है सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित किए, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को। अब तीसरा नंबर आता है आपका स्टेप 4 में, चौथा लास्ट वाला आता है आयरन। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो जो है संतुलित हो गए, लेकिन अब नंबर किसका है, आयरन का। तो आयरन को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं कि बाईं तरफ जो है, दाईं तरफ जो है आयरन के जो है 3 अणु हैं और इसमें बाईं तरफ आयरन के क्या है, 1 अणु है। तो हम क्या करेंगे, 3 का जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, आयरन के लिए संतुलित करना है, तो यहाँ लिखेंगे आयरन, अब लिख लेंगे अभिकारक और उत्पाद। तो सबसे पहले हम देखेंगे आयरन Fe। अभिकारक में कितना है, 1, Fe ही है, 1 है। और इधर कितना है, Fe किसके रूप में है, Fe3O4 के रूप में, मतलब 3। तो यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 1। अब हम क्या करेंगे कि इसको संतुलित करने के लिए अभिकारक में जो है 3 का जो है गुणा कर देंगे। तो जो हमारा समीकरण प्राप्त होगा आयरन के लिए, तो आयरन के लिए यदि आप समीकरण प्राप्त होगा तो वो समीकरण हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2। ये हमारा समीकरण है। अब हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आयरन तीनों जो है परमाणु संतुलित हैं कि नहीं। तो आयरन की संख्या यहाँ पर जो है 3 है, तो यहाँ पर भी 3 हो गया। हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पर भी 8 हो गया। ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो यहाँ पर भी 4 हो गया। तो बच्चों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। उसमें हमें ये बस ध्यान देना ये होता है कि पहले जो समीकरण लिखा होता है उस समीकरण को पहले हम एक कोष्टक में लिख लेते हैं। और कोष्टक में लिखने का हमारा तात्पर्य होता है कि उसमें जो है हम कोष्टक में लिख लेंगे तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसमें जो है हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। फिर दूसरी बात हमें ध्यान देनी होती है कि जो समीकरण हम दिया हुआ है तो उसमें सबसे अधिक परमाणुओं की संख्या किसकी है, किस एलिमेंट की परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है, उसी को सबसे पहले संतुलित करते हैं, चाहे वह अभिकारक में लिखा हो चाहे उत्पाद में। लेकिन इस समीकरण में सबसे पहले जो है किसका दिया हुआ था, ऑक्सीजन को हमने संतुलित किया। ऑक्सीजन को संतुलित करने के बाद दूसरा नंबर हाइड्रोजन का था, फिर हाइड्रोजन के बाद तीसरा नंबर जो है आयरन का था। जब तीनों एटम को इसमें इस समीकरण में 3 ही परमाणु हैं, जब तीनों को जो है हम बराबर करके लास्ट में यह देखेंगे इसमें दोनों तरफ परमाणुओं और अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं। यदि बराबर है तो वह समीकरण संतुलित समीकरण होगा, यदि बराबर नहीं है तो वह असंतुलित समीकरण हो जाएगा। तो इस विधि को जो है हीट और ट्रायल विधि भी कहते हैं। ये समीकरण जिस समीकरण को जिस विधि से हम संतुलित किए हैं, इस विधि को हीट या ट्रायल विधि भी कहते हैं। अब हम बच्चों ध्यान देंगे कि रासायनिक समीकरण को जो है कैसे संतुलित करना है। तो सबसे पहले वही चीज़ है
रासायनिक समीकरण में सबसे पहले उनको एक कोष्टक में लिख लेते हैं। कोष्टक में लिखने के बाद दूसरी बात हमें देखते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट हैं, और जिस एलिमेंट की संख्या सबसे अधिक होती है सबसे पहले उसी को जो है संतुलित करते हैं, चाहे वह अभिकारक में लिखा हो चाहे उत्पाद में। तो जिसकी संख्या सबसे अधिक होती है उसको संतुलित सबसे पहले करते हैं, उसके बाद जो होता है उसको संतुलित करते हैं, और सबसे लास्ट में कम जिस जो होता है उसको जो है हम संतुलित करते हैं। इसलिए इस विधि को हार्ट और ट्रायल विधि भी कहते हैं। अब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखे, इसके बाद जो है हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है 5 प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। पहला होती है योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी जो होती है उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा जो होता है उसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जो चौथा अभिक्रिया होती है उसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। और जो 5वां होता है उसको कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। ये 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वे 5 प्रकार की होती हैं। पहला योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया, चौथा वियोजन अभिक्रिया, 5वां अपघटन अभिक्रिया। अब हमें ये ध्यान देना है कि योगात्मक अभिक्रिया क्यों कहते हैं, योगात्मक नाम क्यों पड़ा है। तो मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के 2 अणु मिलकर उत्पाद के 1 अणु बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को जो है हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब योग का मतलब दो जो है पदार्थों, 2 पदार्थ को मिलाते हैं तो तीसरा एक नया पदार्थ बनता है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के 2 अणु मिलकर उत्पाद के 1 अणु बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे A + B = C, ठीक है, 2 चीज मिलकर क्या बनेगा, 1 बनेगा। जैसे C + O2 CO2, ये जो है कौन सी अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है। दूसरी इसकी परिभाषा है एथिलीन + हाइड्रोजन गैस निकिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर जो है 2, तो C2H6 एथेन बन गया, और A1 है आपका एथिलीन। मतलब अभिकारक के 2 अणु मिलकर उत्पाद के 1 अणु बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा विस्थापन। विस्थापन का मतलब अपना ही शब्द में अर्थ है इसका, विस्थापन का। विस्थापन माने हटना, मतलब विस्थापन का अर्थ होता है हटना। इसका नाम एक है प्रतिस्थापन भी। तो विस्थापन का मतलब होता है हटना। तो मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक के अणु परमाणु किसी दूसरे यौगिक के अणु परमाणु को उसके स्थान से जो है हटा देते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के एक अणु परमाणु को दूसरा अणु परमाणु उसके स्थान से जो है विस्थापित कर देते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है जैसे आयरन धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम खोलते हैं, तो आयरन जो है कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर समीकरण बनेगा आपका FeSO4 + Cu। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें किसी एक यौगिक के अणु परमाणु को कोई दूसरे यौगिक के अणु परमाणु उसके स्थान से जो है क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो आयरन कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है और जो है कॉपर सल्फेट बनता है। तीसरी अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के आयन आपस में मिलकर दो यौगिक बनाते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक के आयनों का अदला बदली होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के आयन का अदला बदली होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे BaSO4 प्लस AgNO3 अब इसको जो है हम, ये दोनों है तो ए जो है प्लस में है, ए माइनस में, ए प्लस में है और ए माइनस में, तो दो कर देंगे तो ये हो जाएगा BaNO3 का ट्वाइस प्लस Ag2SO4 सिल्वर सल्फेट। ये है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को किसी वाह ताप दाब की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो वह दो बराबर भागों में टूट जाती है और ठंडा करने पर जो है पहले जैसी अवस्था में आ जाती है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अमोनिया प्लस HCl, इनको जब हम गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड को जब हम गर्म करते हैं तो यह अमोनिया और HCl में जो है टूट जाती हैं और जब ठंडा करते हैं तो फिर ये क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों जो है ध्यान देंगे, इस क्लास में जो है बस इतना ही। अब इसके बाद रासायनिक समीकरण को बताया गया है और उसका आप जो है अभ्यास प्रैक्टिस करेंगे जो है। अब अगला जो पॉइंट रहेगा अगले क्लास में जो है इसका डिस्कशन किया जाएगा।